नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों 1857 की क्रांति, इससे पहले भी बगावतें होती थी और इसके बाद भी हुई। फर्क ये है कि 1857 की जो क्रांति थी इसमें भारतीयों के मन में एक नया उत्साह पैदा होता है और वो उठकर खड़े होते हैं और इस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपना संघर्ष सामने ले आते हैं। इससे पहले ऐसा कोई बड़ा जो संघर्ष है वो नहीं आता है, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, पहले से चल रहे हैं। डलहौजी की जो नीतियां थी वो अंत में सबकी नाक में दम कर देती हैं और यहाँ से लोग एकदम से विरोध करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी थी और हमने ये भी देख लिया था कि 1857 की जो क्रांति थी इससे पहले के आंदोलन कौन कौन से थे। इसमें हमने अहोम विद्रोह को देखा, खासी विद्रोह को देखा और सिंहफोस विद्रोह को देखा। अब इसके बाद देखना है 1857 के बाद वाला, यानी इसके बाद वाले जो आंदोलन है वो कौन कौन से। तो आइए शुरू करते हैं। और ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा हम लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और यही क्रम लगातार चल रहा था। तो देखिए यहाँ से शुरुआत होती है। ये कूका विद्रोह है और इसके बारे में अगर देखा जाए ये कूका नहीं है बल्कि कूकी विद्रोह है। ठीक, ये अगर प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे तो ये कूकी विद्रोह है। 1917 से लेकर 1919 के बीच में ये मणिपुर में होता है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो पहला वर्ल्ड वार होता है, उसके दौरान अंग्रेजों द्वारा मजदूरों की भर्ती किए जाने की जो नीति है उसके विरोध में कूकी जनजाति के इस विद्रोह को लंबे समय तक संघर्ष के बाद ही दबाया जा सका। 1857 के बाद क्रांति का दमन भले ही हो गया हो, मतलब उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनकी बहुत बुरी गति होती है, उनके साथ अंग्रेज सरकार या तो निर्वासन वाला जो दंड है वो देती है और नहीं तो मौत के घाट उतार दिया जाता है, अर्थात बहुत बुरी तरह से कुचला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भारतीयों के मन में एक प्रेरणा जागृत होती है और वो प्रेरणा ये है कि हम कर सकते हैं। बस दिक्कत यह है कि जो पीछे हमने प्रयास किया था वो संगठित नहीं था, तो इसलिए एक अंदर जो हिम्मत है वो जागृत हो जाती है और कुछ करने का साहस पैदा होता है। तो यहाँ वही चीज़ें आप देख रहे हैं। और पहला विश्व युद्ध जो था इसमें अंग्रेज सरकार हमारा इस्तेमाल कर रही थी। ठीक यही प्रयोग उसने जो वर्ल्ड वार 2 था यानी द्वितीय विश्व युद्ध, उसके समय में भी करना चाहा। मतलब वो भारतीयों को एक मोहरे की तरह से यूज़ करते थे। जो उनकी सेना होती थी उसमें भारतीय फौजियों की या जो मजदूर होते थे उनकी भर्ती करते थे और इन्हें सामने कर देते थे। मतलब जहाँ खतरनाक काम होता था, ज़्यादा मेहनत वाला काम होता था, जहाँ मरने मारने की बात होती थी, वहाँ पे हम भारतीय मरते थे। चाहे वो वर्ल्ड वार हो, चाहे अफगानिस्तान या अफगानों के साथ जो युद्ध होता था वो हो, कहीं भी, मतलब जहाँ आगे का मोर्चा होता था वहाँ हमें झोंक दिया जाता था। और ये अपने आप में गुस्से वाली बात थी कि ये अपने नागरिकों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ ही क्यों। और ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये जो कूकी विद्रोह है ये कूकी जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसका कारण यही था। बाद में अंग्रेज इसे दबा देते हैं लेकिन समय लगता है। इसका जो टाइम है उसे याद रखिएगा प्रीलिम्स के पर्पज से। ये 1917 से लेकर 1919 के बीच का है। इसके बाद देखिए त्रिपुरा में विद्रोह, इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाने, जैसे आपने देखा ना पीछे संथाल और मुंडा विद्रोह जो दीकुओं के खिलाफ था। तो दीकू कौन थे? ये बाहर से आने वाले हस्तक्षेप करने वाले लोग थे जो कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी और जनजातियों की जमीन छीन रहे थे। मतलब उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, या वो कब्जा नहीं कर रहे थे तो अंग्रेज जो यहाँ के आदिवासी या जनजातियाँ थी उनकी जमीनें दीकुओं को दे रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी बाहरी लोगों को बसाने का प्रयास किया गया। तो त्रिपुरा में विद्रोह होता है और सरकार द्वारा गृह कर बढ़ाने के विरोध में यह विद्रोह शुरू होता है। मतलब विद्रोह का जो मूल कारण है वो कुछ दूसरा है। कारण क्या है? यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं उनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो विद्रोह शुरू करने का बहाना है वो ये है कि भाई आपने कर बढ़ा दिया है और कर बढ़ाया है तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे और इसलिए बगावत करेंगे। इसके बाद नीचे और भी कुछ हैं, जैसे कि आप देख लीजिए परीक्षित जमातिया के नेतृत्व में विद्रोह होता है, ये 1863 वाला है। रत्नामणि के नेतृत्व में होता है, ये 1942-43 का है। ये भारत छोड़ो आंदोलन का समय है। तो इस समय तो पूरा भारतवर्ष ही सुलग रहा था, मतलब गुस्से की आग, और एकदम से कटिबद्ध होकर लोग प्रयास कर रहे थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और ये प्रयास रंग लाता है। इसके बाद भारती सिंह के नेतृत्व में 1920 के दशक में होता है। तो ये सब छोटे छोटे विद्रोह हैं, सिर्फ इनकी डेट आपको याद रखनी, इनसे डेट के अलावा कोई और प्रश्न बनने की संभावना नहीं के बराबर है। इसके बाद जलियांगसंग विद्रोह जो है इसको देखिएगा। तो ये जलियांगसंग विद्रोह जो है ये मणिपुर का है। क्षेत्र कौन सा है? मणिपुर है। और 1920 का जो दशक होता है, मतलब ये 10 वर्षों तक लगातार छिटपुट तरीके से चलता है। तो 1920 के दशक में ये शुरू होता है और इस विद्रोह का नेतृत्व जेमी, लियांगमेई और रंगमेई जनजाति, ये जनजातियों के नाम हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जेमी है, लियांगमेई है और रंगमेई है, इन जनजातियों ने किया था। और अंग्रेजों द्वारा कुकियों के आक्रमण से उनकी रक्षा करने में असफल रहने के विद्रोह में, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो जलियांगसंग थे ये कुकियों के शिकार थे। पीछे आपने कुकी विद्रोह देखा और वो जो कुकी विद्रोह था उसमें आपने देखा कि बाहरी जो हस्तक्षेप करने वाले लोग थे उनके खिलाफ वो आंदोलन चल रहा था। और बाहर से हस्तक्षेप करने वाले लोग कौन थे? ये जिन्हें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
अब परिणाम क्या होता है कि जो कुकी लोग होते हैं, कुकी जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं, वो इनको एकदम से टारगेट बना देते हैं और मारने काटने लगते हैं, मतलब इनके प्रति हिंसक हो जाते हैं। अंग्रेज सरकार यहाँ पर कुछ नहीं करती है, वो हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि ये जो जेलियांगसंग विद्रोह है ये भड़क उठता है। मतलब ये जो जनजातियां हैं जिसमें कि जेमी, लियांगमेई और रंगमेई को आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे नाराज होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देती है कि आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। इसके बाद नागा आंदोलन को देखिएगा, तो जो नागा आंदोलन है ये 1905 से लेकर 1931 तक खींचता है। इसकी डेट देख रहे हैं कितनी लंबी अवधि है। तो इतने लंबे समय तक अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसका संगठन और उसका नेतृत्व हमेशा ही बहुत ही प्रबल रहा होगा। मणिपुर क्षेत्र है और इस विद्रोह का नेतृत्व जदोनांग ने किया था। जदोनांग नाम के जो व्यक्ति थे, नेता थे, उन्होंने किया था और अंग्रेजी राज के विरोध में नागा राज्य की स्थापना के लिए यह विद्रोह किया गया था। मतलब ये भारतवर्ष की आज़ादी नहीं बल्कि नागा जो जनजाति थी उसकी आज़ादी चाहते थे और इसीलिए ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक क्षेत्र विशेष में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है, ये आप देख रहे हैं। जदोनांग को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि आमतौर पर सभी जितने भी आंदोलनकारी थे उनके साथ होता था, और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। जदोनांग के मृत्यु के बाद, मतलब जब इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है तो इनके देहांत के बाद एक युवा नागा महिला है, इनका नाम है गैंडालू। ये रानी गाइडेल्यू थी। इन्हें रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनका विद्रोह जो है ये सामने आता है, मतलब है वही नागा विद्रोह, लेकिन उसमें नेतृत्व बदल जाता है और एक महिला इसका नेतृत्व करती है और ये काफ़ी कम आयु की रहती है, मतलब अपनी किशोर वय में ही उठकर खड़ी हो जाती हैं और एकदम से सामने आ जाती हैं। कालांतर में यह जो आंदोलन है, अभी तो आप देख रहे हैं कि ये नागा जो राज्य है उसकी स्थापना की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कालांतर अर्थात बाद का जो समय था जब राष्ट्रवादी गतिविधियां एकदम से प्रबल हो जाती हैं, प्रचंड हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में यह आंदोलन भी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उससे अटैच हो जाता है और जुड़ जाता है। तो आंदोलनकारी जो है ये गांधी जी को आदर्श बना लेते हैं। भोले भाले लोग थे और गांधी जी की बातें इन्हें अच्छी लगती हैं तो ये उन्हें आदर्श बना लेते हैं और अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज तथा जवाहरलाल नेहरू ने गैंडालियो को रानी की उपाधि से विभूषित किया था, मतलब ये रानी है, नागाओं की रानी है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था और आज़ाद हिंद फौज का भी कथन था और लोग इन्हें सम्मान की निगाह से देखते थे। तो ये आपने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आप हरेका संप्रदाय को देख रहे हैं। तो हरेका संप्रदाय जो है इसमें आप देखें तो 1930 का जो दशक था, 1930 का दशक, ये असहयोग वाला दौर और उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन वाला उधर का दौर था, उसके बीच में एक संक्रमणकारी समय कहा जा सकता है। मतलब ये असंतोष का समय था। सविनय अवज्ञा चल रहा था देश में, देश के कई हिस्सों में सक्रिय था, लेकिन इसके बावजूद सविनय अवज्ञा पर काले बादल छाते हैं, गांधी इरविन समझौता हो जाता है, उसके बाद ये अधर में लटक जाता है। गांधी जी का अपना प्रोग्राम था, जो युवा क्रांतिकारी थे उनका अपना विचार था, यहाँ सब अपने अपने विचार लेकर टहलना शुरू हो जाते हैं और ठीक इसी समय जो सांप्रदायिकता का एक पूरा एक जहर होता है वो समाज में घुलने लगता है। जातिवाद और सांप्रदायिकता एक बार फिर से सिर उठाने लगते हैं और ये बड़ी ही बेकार स्थिति होती है। फिलहाल तो यहाँ पे आप हरेका संप्रदाय को देख रहे हैं, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है और इसमें अगर आप देखें तो 1930 के दशक में मणिपुर गैंडालियो के नेतृत्व आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन काबुई नागा संगठन की स्थापना जो है वर्ष 1946 में होती है। तो ये भी नागा जो जनजाति या संप्रदाय है उसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अन्य छोटे छोटे आंदोलन भी है। तो 1860-62 में जयंतिया पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पे सिंटेंग विद्रोह, ये छोटे छोटे जो विद्रोह है इनकी डेट आपको याद रखनी है और नाम याद रखना है, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं। इसके बाद फुलगौरी किसान आंदोलन आप देख रहे हैं 1872-73। सफलास विद्रोह है 1882 में, कछार में कच्छा नागा का विद्रोह, वो आप देख लीजिए। 1904 का अगर हम समय देखें तो मणिपुर में महिलाओं का युद्ध। अच्छा, एक बात इसमें और है कि महिलाओं की भागीदारी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें बहुत बाद में जुड़ती है, लेकिन ये जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र था यहाँ महिलाएं पहले से ही इन्वॉल्व थी, ये कतई पीछे नहीं रहती थी, ये भी हथियारबद्ध होकर एकदम डट कर मोर्चा लेती थी। और यही कारण था कि जो जनजातीय विद्रोह होते थे, आदिवासी विद्रोह होते थे, इसको दबाने में अंग्रेज सरकार के और ईस्ट इंडिया कंपनी के पसीने छूट जाते थे। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब इसमें बच्चा, बूढ़ा, महिलाएं, बच्चे कुछ नहीं, मतलब वो उसमें ये नहीं देखा जाता था कि कौन क्या है, बस ये है कि हथियार लेकर लड़ो क्योंकि लड़ना ही तुम्हारा धर्म है और जीतना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1904 में मणिपुर में महिलाओं का युद्ध, उसके बाद कुछ छोटे आंदोलन में मिश्मी, इसके अलावा खाम्पति विद्रोह, जो मिश्मी विद्रोह है उसकी डेट देख लीजिएगा 1836, काफ़ी पीछे का है। खाम्पति विद्रोह को आप देखेंगे 1839, 1842, मतलब 1839 से लेकर 1842 के बीच में ये चलता है। इसके बाद 1842 और 1844 में लुशाई विद्रोह क्रमशः होता है, मतलब ये 2 बार जागृत होता है, उठकर खड़ा होता है। यहाँ तक हमने कुछ अलग अलग बगावतों को देखा जो कि 1857 के बाद की हैं, मतलब इसमें से कुछ आप देख रहे हैं जो कि 1857 से पहले की भी हैं, ये वाली आप देख रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो बाद की हैं जिन्हें कि हम यहाँ पर देख रहे थे। इसके बाद अब जनजातीय जो विद्रोह होते थे या जन विद्रोह जिन्हें आप कह सकते हैं, इनके अंदर कमजोरियां थी, मतलब ये दबा दिए जाते थे। तो दबा दिए जाते थे इसका मतलब है कि इनके अंदर खुद की भी कुछ कमी रहती होगी। ये बात अलग है कि अंग्रेज बहुत साधन संपन्न थे, उनके पास आधुनिक बंदूकें थी, मतलब तत्काल में जो आधुनिक बंदूकें थी।
इसके अलावा हथियार हुआ करते थे, उनके पास बड़ी फौज हुआ करती थी। ये सब संसाधन होने के बावजूद यहाँ पे जो जनजातियाँ थी उनके अंदर जुझारूपना था। तो यहाँ कुछ कारणों की हम पड़ताल करेंगे जिसकी वजह से ये जो जन विद्रोह है ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और अंत में इनका दमन कर दिया जाता है। तो समग्र रूप से ये जो विद्रोह थे ये जन विद्रोह थे, लेकिन वस्तुतः ये स्थानिक और अलग थलग थे। जैसे आपने पीछे देखा ना कि पूर्वोत्तर वाले जो क्षेत्र में हो रहे हैं, जैसे नागा विद्रोह है, तो वो अपना अलग राज्य चाहते थे, मतलब अपने राज्य तक सीमित थे, उससे बाहर नहीं। संथाल विद्रोह था, वो छोटा नागपुर सिंहभूम वाले इलाके में सीमित था, मतलब उससे आगे उसका कोई विचार नहीं था। ये राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि क्षेत्रीयता की जो भावनाएं होती हैं उससे प्रेरित होकर युद्ध करते थे। और जब आपका लक्ष्य छोटा हो तो आपको जो प्राप्त होगा वो भी बहुत छोटी सी चीज़ होगी, और यही कारण है। मतलब आप लक्ष्य अगर छोटा बनाएंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि आप लक्ष्य को प्राप्ति कर लें, हो सकता है कि आप उससे कुछ कम प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति में आपको जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्य हमेशा बड़े बनाने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरे देश को जब आधार बना के संघर्ष किया जाएगा तभी आज़ादी मिलेगी, ये पक्की बात थी। और बाद में यही दिखाई देता है जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो यहाँ इनके अंदर ये कमी थी कि ये क्षेत्रीयता में उलझे हुए थे, मतलब अपने क्षेत्र विशेष से मतलब रखते थे। इसके अलावा ये स्थानीय शिकायतें ही करते थे, जैसे कि जमींदार इन्हें परेशान कर रहा है, या जो दीकू लोग हैं वो आकर यहाँ पर घेरे हुए हैं। ये इस बात को नहीं समझते थे कि असली जो समस्या की जड़ है वो अंग्रेज है, अंग्रेजी शासन है। अगर उसको हम उखाड़ने में सफल होते हैं तो हम इन सारी समस्याओं से निपट लेंगे, इसमें जरा भी समय नहीं लगेगा। ये बात उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, और इस बात को अगर वो समझ जाते तो आराम से इस पूरे आंदोलन से जुड़ जाते और उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ से उखड़ते देर नहीं लगती। खैर, इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ आप देखें कि नेतृत्व चरित्र में अर्ध सामंती, अधोगामी, परंपरागत दृष्टिकोण वाला था, और उनके विद्रोह में या उनके विरोध में किसी भी प्रकार का सामाजिक विकल्प नहीं था। ये भी एक समस्या है, मतलब एक सामाजिक विकल्प होना चाहिए। नेतृत्व की एक खासियत होती है, अगर वो नहीं है तो नेतृत्व जो है वो टिक नहीं पाएगा। और इनके जो नेता होते थे वो कैसे होते थे, उनकी प्रवृत्ति खुद सामंती होती थी, मतलब वो नेता बन गए तो अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर देंगे और उसके बाद कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो मानो और जैसे कह रहा हूँ वैसे चलो। उसमें सलाह देने और जो दूसरे विचार हैं उनके आने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो इनका परंपरागत एकदम रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता था वो इन्हें आगे बढ़ने से और जीत हासिल करने से रोकता था। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें, यद्यपि इनमें अधिकतर विद्रोह जो थे वो विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा के संदर्भ में समान प्रतीत होते हैं। दीकुओं को उखाड़ना मतलब विदेशियों को उखाड़ना, तो यहाँ पे ये बात तो है। लेकिन राष्ट्रवादी भावना या जो साझा प्रयास होना चाहिए, मतलब राष्ट्रवादी भावना या साझा प्रयास, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती। इनका छिटपुट विद्रोह था। आप खुद सोच लीजिए कि जितने जनजातीय विद्रोह हैं, अगर ये एकजुट हो जाते, मतलब जितने हैं संथाल, कोल, भील या जो भी नागा विद्रोह, ये एक समय में एक साथ हो जाते, मतलब एक में एक हाथ मिला लेते और उसके बाद हमला बोल देते अंग्रेजों पे, तो अंग्रेजों के लिए यही पर्याप्त थे। इनके अंदर इतनी जुझारूपना था कि अंग्रेज इनसे थर्राते थे। वो तो राइफल और बंदूक का सहारा था जिससे कि ये जीत जाते थे। अगर हाथों हाथ लड़ाई हो तो उसमें ये जीत जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। इनके पास तीर कमान होता था और ये छेद कर रख देते थे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनका साझा प्रयास नहीं था और इसलिए असफल होते हैं, ये बात। जैसे आप संथाल विद्रोह को देखते हैं तो उसमें विपिन चंद्रा की आप किताब पढ़ेंगे, उसमें कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा में ये फर्क है। जो विपिन चंद्रा की बुक है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें कहानी, जैसे आपको लगेगा कि आप कोई मैगजीन या कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। और स्पेक्ट्रम फैक्चुअल है, उसमें आपको कदम कदम पे फैक्ट दिखाई देंगे। दोनों अच्छी हैं, लेकिन दोनों की जो अलग अलग विशेषताएं हैं वो आप जानते हैं। तो विपिन चंद्रा की किताब में संथाल विद्रोह के बारे में दिया हुआ है कि एक संथाल बस्ती थी, उस पर अंग्रेज धावा बोलते हैं और संथालों को पता रहता है कि ब्रिटिश सेना आ रही है, वो भागते नहीं है। चाहते तो गांव छोड़कर भाग जाते, उनके पास समय था, वो नहीं भागते। उसके बाद गांव में जितने संथाल होते हैं वो हथियार बंद होकर अंग्रेजों का सामना करते हैं। अंग्रेज सेना भारी पड़ती है क्योंकि उसके पास बंदूकें हैं, गोला बारूद है, जो भी है, मतलब वो अपने जीत जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक झोपड़ी रहती है, बड़ी सी मड़ई रहती है, जो कि गाँव में छप्पर कहा जाता है, और वो बंद रहता है ऊपर से। अंदर उसके संथाल छिप जाते हैं, बहुत ढेर सारे जो संथाल हैं उसके अंदर समा जाते हैं। तीर कमान उनके हाथ में रहता है और अंग्रेज उस झोपड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो सोचते हैं कि जाकर नज़दीक, ये फूस का ही है, आग लगा दें, ये जलकर भस्म हो जाए। ऐसा अंग्रेज करते ही थे, नृशंसता की अति थी। लेकिन यहाँ पर संथाल क्या करते हैं, जितनी बार अंग्रेज नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं उतनी बार उस झोपड़ी से तीर चलते हैं और वो तीर जो है वो अंग्रेज़ों की जान लेकर ही मानते हैं। तो अंग्रेज़ों की हिम्मत ही नहीं होती है, जो ब्रिटिश सेना चारों ओर से घेरी रहती है उसकी हिम्मत ही ना हो कि नज़दीक जाएं। अंत में जब तीर चलना रुकता है तो ये किसी तरह से हिम्मत करके उसके पास फटकते हैं, तो देखते हैं कि पूरा लाशों का ढेर अंदर जो झोपड़ी है उसमें बिछा हुआ है। कारण क्या था, जितनी बार अंदर से तीर चलते थे उतनी बार बाहर से गोलियां चलती थी जवाब में। तो गोली से जितने भी संथाल थे उसमें बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब कम आयु के, महिलाएं थी, वृद्ध लोग थे, नवयुवक थे, सब मारे गए थे। उसमें एक बूढ़ा संथाल जो कि करीब 80 वर्ष की अवस्था का था, वो अपने कांपते हाथों से तीर कमान पकड़कर बैठा हुआ था। घायल वो भी था लेकिन वो जिंदा था। और जैसे ही वो देखता है कि एक गोरा आदमी जो है वो मड़ई का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही निशाना साधता है और उसे ढेर कर देता है। तो इस प्रकार की जूझने की शक्ति इनके अंदर थी। तो ये एकजुट हो जाए तो क्या नहीं कर सकते।
इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कहा गया कि इस न्यून उदंड आंदोलन को प्राधिकारियों द्वारा रियायत देकर शांत कर दिया गया। कहीं कहीं क्या होता था कि इन्हें जब इनके मन वाली बातें कह दी जाती थी, मतलब अच्छा ठीक है दीकू तुम्हारे इलाके में नहीं आएंगे, तुम्हारे फसल वाले मामलों में, तुम्हारे जंगल के जो अधिकार हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस प्रकार का जो छोटा मोटा झुंझुना है वो अगर थमा दिया जाता था तो ये भोले भाले लोग थे, ये अपने काम से काम रखने वाले थे, इन्हें देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं था, तो ये मान जाते थे, शांत हो जाते थे। इसके अलावा आप देख लीजिए इन विद्रोहों में लड़ाकों द्वारा अपने विरोधी यानी विदेशी शासन के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले जो हथियार थे, पद्धतियां थी, रणनीतियां थी, वो तुलनात्मक रूप से अप्रचलित थे। मतलब अप्रचलित का मतलब यह है कि वो पाषाण युग की जो संस्कृति है उसके हथियार यूज करते थे, और यहाँ अंग्रेजों के पास एकदम मॉडर्न एज के जो मशीनी क्रांति वाले हथियार हैं वो मौजूद हैं। तो आप समझ लीजिए कि भारी कौन पड़ेगा। अरे मुगलों की भारत में जो स्थापना हुई उसके पीछे तोपों का भी बहुत बड़ा हाथ था, बारूद और तोप का इस्तेमाल करके मुगल भारी पड़ गए, तो वही चीज़ यहाँ भी है। अब इसके बाद देखिए कुल मिलाकर ये विद्रोह जो है ये अधिनायकवाद और निरंकुशता के विरुद्ध थे, और स्थानीय प्रतिरोध के तौर पे ही ये सामने आए। बेशकीमती परंपरा को स्थापित करने में ये सक्षम थे और उसी के लिए जूझते थे। परंपरा इनके लिए इनके जीवन से भी ज़्यादा मूल्यवान थी और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये जनजातीय विद्रोह असफल क्यों हो जाते हैं इतनी सारे प्रयासों के बावजूद, तो असफलता के पीछे यही कारण है। सारांश आप देख लीजिए। अगर आप सारांश देखें तो इसमें पहले आप देख सकते हैं जन प्रतिरोध हेतु जो उत्तरदायी कारक थे वो दिखाई देंगे, औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त, इसके अलावा नवीन करों का भारी बोझ, किसानों को उनकी भूमि से बाहर कर देना, ये सब कारण है। उसके बाद मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ता काश्तकारों और महाजनों की जो संख्या थी उसमें अप्रत्याशित वृद्धि होती है। आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार होता है। स्वदेशी उद्योगों का विनाश हो गया था और जो ब्रिटेन का माल था वो यहाँ पे महंगे दाम में, मनमाने दाम में बेचा जाता था और लोग उसे खरीदने के लिए विवश होते थे। तो ये सब जन प्रतिरोध की वजह है, मतलब लोग विद्रोह करने के लिए क्यों इतना तत्पर हो जाते हैं, तो कारण दिया है। इसके अलावा जो ब्रिटिश शासन था उसका चरित्र कैसा था, विदेशी था, और वो यहाँ के लोगों को भी विदेशी ही बनाना चाहते थे, मतलब यहाँ की संस्कृति के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे थे और ये गंभीर प्रश्न था। इसके बाद विद्वान और पुरोहित जो वर्ग था उसको संरक्षण मिल रहा था। संरक्षण मिलने का मतलब ये है कि जो अभिजात्य वर्ग कहा जाता था, अंग्रेज एक चीज़ बखूबी जानते थे कि भारत में फूट डालने वाला सिस्टम जो है वो बहुत काम करता है। पहले से ही फूट डालो और राज करो इनकी बेसिक नीति थी, फंडामेंटल जो राइट कहे जाते हैं उसके तौर पर ये इसे यूज़ करते थे। तो फूट डालने का तरीका क्या हो सकता है, या तो आप धर्म के आधार पर डाल दीजिए, मतलब दो अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो उनको आपस में ही भिड़ा दीजिए और उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये लोग लड़कर खुद ही बंटवारा कर लेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। और वही होता भी है भारत के साथ, पाकिस्तान अलग हो जाता है, अंग्रेज़ों की ही नीति थी और कोई थोड़े था उसमें, बाकी तो मोहरे थे। और वैसे ही जो अंग्रेज थे ये जो एक धर्म होता था उसके अंदर जातिवाद फैलाकर या जातिवादी जो परंपरा थी उसको और बढ़ावा देकर फूट डालने का प्रयास करते थे। जैसे वो जानते थे कि हिंदू धर्म में जातिवादी परंपराएं बहुत बुरी तरह से इसे जकड़े हुए हैं, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो सनातन सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी का ये फायदा उठाते थे जो उच्च वर्ग था, अभिजात्य वर्ग था, यानी ब्राह्मण, और जो जमींदार यानी क्षत्रिय लोग होते थे, मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ही जमींदार होते थे। तो ये जो धनी रईस लोग होते थे इनको यहाँ पे अंग्रेज सरकार जो थी वो पर्याप्त संरक्षण देती थी और संरक्षण पाके और ज़्यादा निरंकुश हो जाते थे, ये मनमाना शोषण करते थे और परिणाम ये होता था कि जो निचले वर्ग के लोग हैं वो नाराज हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। जन विद्रोह के रूप कैसे थे वो आप जानते ही हैं, पीछे आपने देख लिया है, यहाँ औपचारिकता शेष है। जन विद्रोह जो था वो पहले तो नागरिक रूप में होता था, मतलब नागरिकों का विद्रोह हो सकता है। उसके अलावा आदिवासी लोग करते थे, बड़ा ही हिंसक विद्रोह होता था। कृषकों का विद्रोह होता था, दक्कन में उपद्रव फैला दिया था वहाँ के जो साहूकार थे उनके खिलाफ। इसके बाद सैन्य विद्रोह, ये आप देखते ही हैं। सैन्य विद्रोह जैसे 1857 का जो रिवॉल्ट है वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, मंगल पांडे ने ऐसे ही शुरू किया। तो ये सब जन विद्रोह के अलग अलग रूप थे। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं 1857 से पहले अभी तक हमने क्या देखा, जो जन आंदोलन थे उनके बारे में, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं नागरिक विद्रोहों को। तो 1857 का जो दौर था उससे पहले वाला जो समय था उसमें कौन कौन से नागरिक विद्रोह खड़े होते हैं वो दिया है। इसमें अगर विद्रोहों की बात हो रही है और सबसे प्राचीन विद्रोहों को हम गिनना चाहते हैं तो हमें सन्यासी विद्रोह को जरूर देखना चाहिए। सन्यासियों का ये विद्रोह बहुत लंबे समय तक चलता है, मतलब ये उठकर खड़ा होता है बंगाल में और बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सशक्त विद्रोह था। आइए इसके बारे में देखें। तो सन्यासी विद्रोह की जो डेट है एग्जैक्टली वो 1763 से स्टार्ट होती है और सन 1800 तक ये चला जाता है। 1800 के बाद भी चलता है लेकिन तब इसकी गतिविधियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। बिहार और बंगाल पूरा जो सूबा यहाँ था, इलाका था, वहाँ पे ये चलता है और मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस प्रकार के इसके महत्वपूर्ण नेता थे। जरा नेताओं के नाम पर निगाह डालिएगा, ये अलग अलग धर्मों के लोग हैं। धर्म और जाति का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये धर्मों का मिक्सचर था। मतलब इसमें सन्यासी विद्रोह का नाम जो आप देख रहे हैं उसके पीछे वजह यह है कि इसकी शुरुआत सन्यासियों के द्वारा की गई थी। वो ब्रह्मचारी होते थे और ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर एक आश्रम में भर्ती होते थे और उसके बाद वो सन्यासियों का पूरा दस्ता एक लड़ाकू फौजी की तरह से तैयार होता था। मतलब वो लड़ने की, युद्ध की शिक्षा लेते थे और झंडा डंडा लेकर निकल पड़ते थे अपने जुलूस को
जुलूस को लेकर, और उसके बाद अंग्रेजों का विरोध करते थे। अब ये जो सन्यासियों का दस्ता था, इनके साथ और लोग भी जुड़ते गए और समय के साथ साथ इसमें जो अन्य धर्म है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुल मिलाकर सन्यासी विद्रोह की जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ सनातन सभ्यता तक ही नहीं बल्कि इस्लाम तक फैल जाती। तो ये पूरा जो इसमें गुटबंदी है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद मिदनापुर और धारभूम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे विरोध होता है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, चट्टोपाध्याय या चटर्जी, आनंद मठ नाम का, उसमें सन्यासी विद्रोह का बहुत बढ़ा चढ़ाकर ब्यौरा दिया गया है। मतलब वास्तविक घटना है लेकिन थोड़ा सा नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है और काफ़ी अच्छा है, उसे पढ़ना चाहिए। और वंदे मातरम जो था ये इनका ध्येय गीत था। मतलब जैसे हम लोग गाते हैं ना, एक कुल गीत होता है, तो उस प्रकार से ये वंदे मातरम इनका कुल गीत था। और उसकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो हम अपने राष्ट्रगीत के रूप में गाते हैं। पूरा वंदे मातरम नहीं गाते। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में हुई है और ये सन्यासी गाते थे और पूरा गाना गाते थे, उसका सिर्फ एक पैराग्राफ हम राष्ट्रगीत के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल मिदनापुर को देखिए। मिदनापुर और धारलूम में जो विद्रोह होता है ये 1766 से लेकर 67 तक चलता है, बहुत लंबा नहीं है। और इसमें जो नेता है बंगाल क्षेत्र का था, इसको ध्यान दीजिएगा, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल, ये दोनों यहाँ पे नेता रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे माओ मरिया विद्रोह है, ये 1769 से शुरू होता है और 1799 तक चलता है। सन्यासी विद्रोह की ये साथ साथ चल रहा था, मतलब उसी के समानांतर। और असम तथा वर्तमान बांग्लादेश का कुछ हिस्सा यानी तत्कालीन बंगाल, उसमें ये सक्रिय था और कृष्ण नारायण इस विद्रोह के प्रमुख लीडर थे। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में चले आइए, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच, ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पे नागरिकों का एक विद्रोह खड़ा होता है 1781 में। कारण क्या है वो यहाँ पर नहीं दिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो विजयनगरम के जो राजा थे उनका विरोध। अब उत्तरी सरकार विजयनगरम राजू, चिन्ना विजयराम राजू, इनका जो मतलब ये राजा का नाम दिया है, यहाँ जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये राजा का नाम है। इनका उनकी प्रजा ने समर्थन किया था। मतलब यहाँ राजा के अधिकारों को सरकार छीन रही थी, अंग्रेज छीन रहे थे और उसी की एवज में ये विद्रोह किया जाता है। इसके बाद बेदनूर का विद्रोह आप देखेंगे 1799 से लेकर 1800 तक। ये कर्नाटक का जो धुंडिया बाग का विद्रोह है उसके तौर पर देखा जाता है, मतलब ये लीडर का नाम है। उसके बाद केरल वर्मा 85 राजा का विद्रोह, ये आप देख रहे हैं, केरल क्षेत्र का था, मतलब केरल वर्मा वाला जो इलाका था वहां पे ये फैला हुआ है और इसकी जो डेट है वो 1797 से लेकर 1805 है। इसके बाद अवध का जन आंदोलन, तो ये 1799 का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, वजीर अली खां, इन्हें वाइजर अली कहा जाता था, तो इनके द्वारा इसको लीड किया गया था। गंजाम और गुमसुर में जो विद्रोह होता है, गंजाम कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, आप जानते हैं। तो ये पूर्वी उड़ीसा का पूरा इलाका था और इसमें श्रीकर भंज, धनंजय भंज और दूरा बिसाई, ये जो लीडर हैं ये इन्वॉल्व थे। और इसकी जो डेट है उसको ध्यान दीजिएगा, ये सन 1800 से लेकर, यहाँ आप देख रहे हैं, सन 1800 से लेकर ये लंबा खिंचता है। हालांकि बीच में शांत हो जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा 100 साल तक लगातार चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 1800 में एक बार होता है, उसके बाद बीच में सुलगता रहता है और उसके बाद 1935-37 में एक बार फिर से होता है। तो इस प्रकार के भी आंदोलन आप देखते हैं। पलामू के विद्रोह को देखिए, तो ये 1800 से लेकर 1802 तक चलता है, मतलब सन 1800 से लेकर लगभग 1802 तक चलता है। जो झारखंड का छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था वहाँ पे ये विद्रोह सक्रिय होता है और भूखन सिंह इसके नेता थे। इसके बाद पौलिगारों का विद्रोह आप देखते हैं, तो 1795-1805 ये समय है। और तमिलनाडु में तिरुनवेली वाला जो जिला वाला क्षेत्र है, रामनाथपुरम है, शिवगिरी है, मदुरई है, उत्तरी अरकाट है, इसके अलावा कट्टाबोमा है, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे उत्तरी अरकाट है, यहाँ तक के क्षेत्रों में ये सक्रिय था। कहने का मतलब ये है कि तमिलनाडु का जो तिरुनवेली है, इसके अलावा रामनाथपुरम, शिवगिरी, मदुरई और उत्तरी अरकाट, यहाँ तक ये एक्टिव था। और कट्टाबोमन नायकन नाम के जो व्यक्ति थे वो इसको लीड कर रहे थे, ये नेता का नाम है कट्टाबोमा नायकन। इसके बाद भिवानी विद्रोह को आप देखेंगे, ये रहा 1809। भिवानी कहाँ पे है, तो आप जानते हैं हरियाणा। हरियाणा में ये जाटों के द्वारा किया गया प्रबल विद्रोह था। और जाट और खोखर ये दोनों इतने हिंसक होते थे, इतने जुझारू होते थे कि अंग्रेजों के एकदम नाको चने चबाने पर इन्हें विवश कर देते थे, मतलब एकदम तंग किए रहते थे। जाट भी उतने ही जुझारू थे और अभी भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खोखरों का एक पूरा दस्ता होता था, ये भी बड़े हिंसक और एकदम गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर होते थे। अब इसके बाद देखिए दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, ये 1808-1809 वाला है, त्रावणकोर में हुआ था, दक्षिण भारत, और वेलुथम्पी इसको नेतृत्व दे रहे थे। इसके बाद बुंदेला विद्रोह को आप देखेंगे, बुंदेलखंड वाला, तो बुंदेलखंड वाला जो है ये 1808 से लेकर 1812 तक चलता है। और वर्तमान में जो बुंदेलखंड है आप जानते ही हैं कि ये आधा एमपी में है, आधा यूपी में है, मतलब यूपी में इसका कम पार्ट है और एमपी में ज़्यादा है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के तौर पे साझा प्रदेश आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ बुंदेलखंड किसके बीच में साझा है, यूपी और एमपी के बीच में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये विद्रोह पूरे इलाके में सक्रिय रहता है, मतलब बुंदेलखंड और लक्ष्मण। इसके अलावा यहाँ पे और भी नाम आपको दिखाई देंगे, जैसे आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे दरिया सिंह या इन्हें दरिया सिंह कहा जाता था, और गोपाल सिंह, ये प्रमुख विद्रोही थे। इसके बाद पलकीमेडी विद्रोह आप देख रहे हैं, ये ओडिशा का है, नारायण देव और गजपति देव के द्वारा चलाया गया था 1813-1834, मतलब बीच की अवधि। इसके बाद कच्छ विद्रोह को देखिए, क्रम से देखते रहिए, 1816 से लेकर 1832 गुजरात में ये राय भारमल के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद नीचे देखिए बरेली का विद्रोह, तो ये मुफ्ती मोहम्मद एवाज जो थे, एक धार्मिक नेता थे,
वो म्यूनिसिपैलिटी कर के विरोध में, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर होता है उसके विरोध में एक धार्मिक जिहाद में इसको तब्दील कर देते हैं। मतलब शुरुआत कैसे होती है, जो म्यूनिसिपल कर है, मतलब यहाँ पे टाउन एरिया जो कर लगाती है उसमें वृद्धि होती है और उसका विरोध करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें धर्म आकर मिक्स हो जाता है और जब धार्मिक भावनाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो ये और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो ये बरेली का विद्रोह है। उसके बाद ये जिहाद बन जाता है। जिहाद में यही होता है कि भाई काफिरों को मारो, और काफिर कौन थे, अंग्रेज। अब इसके बाद हाथरस में देखिए, तो हाथरस विद्रोह जो है वो 1817, तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और आगरा, ये दयाराम और भगवंत सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। तो विद्रोह का क्षेत्र और नेता का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हाथरस के नीचे आप पाइक को देखेंगे, तो पाइक जो है ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था वहाँ सक्रिय था, और 1817 की तारीख है। यहाँ पे पाइकों का जो विद्रोह है वो 1817 का है। बख्शी, जगत बंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीनबंधु संतरा ये प्रमुख नेता थे। इसके बाद बघेरा विप्लव था, तो ये बघेरा जो विद्रोह या विप्लव था ये 1818 से लेकर 1820 का है। और गुजरात का जो बड़ौदा क्षेत्र है वहाँ पे ओखा मंडल के बघेरा मुखिया थे, वो व्यक्ति इसे लीड कर रहे थे। इसके बाद आप अहोम विद्रोह को देखेंगे तो ये गोमधर कुंवर का था। गोमधर कुंवर, इसके अलावा कोनवार, महाराजा पुरंदर सिंह, गदाधर सिंह, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। कुमार रूपचंद्र, ये लोग लीड कर रहे थे। और ये असम क्षेत्र का है। डेट याद रखिएगा, जो यहाँ पे अहोम विद्रोह है ये 1828 का है। उसके बाद आप सूरत का जो नमक विद्रोह है उसको देखेंगे, ये 1844 का है। गुजरात, सूरत के लोगों द्वारा यूरोपियों पर हमला इसलिए किया गया कि नमक कर में वृद्धि कर दी गई थी। उसके बाद आप गडकरी विद्रोह को देखेंगे, तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर, और गडकरी कौन होते थे, तो गडकरी जो जाति होती थी मराठों की थी, और मराठों की सेना में ये सेनापति या जो सेना नायक की हैसियत होती है उससे काम करते थे। अभी वर्तमान में जो परिवहन मंत्री हैं नितिन रमेश गडकरी, तो उनका नाम, मतलब उसमें जो टाइटल है वो कहाँ से आई है, वो यही मराठा टाइटल। तो इसमें आप देखेंगे कि गडकरी विद्रोह ये 1844 का है। महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर इलाका था वहाँ पे, और ये वंशानुगत सेना में, मतलब फौजी हुआ करते थे, पेशेवर फौजी थे। पहले सेना में जो भर्ती होती थी वो भी वंश आधारित होती थी। और बेरोजगारी और कृषि संबंधी जो परेशानियां थी उसके चलते ये विरोध करते हैं। असल में युद्ध तो हमेशा होता नहीं था, तो पहले की जो सेना होती थी वो असल में जितने भी उसमें सैनिक होते थे वो सभी किसान होते थे, पेशे से किसान होते थे। उनकी अपनी जमीन होती थी जिस पर कि वो अन्न पैदा करते थे। और जब राजा का बुलावा आए, यानी जो शासक जिसके अधीन वो सेना में है, जब उसका बुलावा आए तो वो हथियार लेकर लड़ने चल पड़ते थे। यही होता था। स्थायी सेना रखने का काम ये तो बाद में शुरू होता है। तो ये जो गडकरी थे ये भी कुछ इसी प्रकार के थे। मतलब खाली समय में ये अपना घर परिवार चलाते थे, खेतीहर मजदूर हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तो युद्ध करते थे। यही तरीका था। अब यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो खेती वाली समस्या है वो खड़ी हो जाती है, प्लस आजीविका का प्रश्न रहता है। इसके बाद आप सामंतवादी विद्रोह को देखेंगे, तो जो सामंतवादी विद्रोह है ये 1844 से लेकर 59 तक का है। उत्तरी कोंकण तट, फोंड सामंत, सुहाना निकम और दाजी लक्ष्मण जो हैं, इसके अलावा हर सामंत, ये प्रमुख विद्रोही के तौर पे दिखाई देते हैं। इसके बाद बहाबी आंदोलन, ये क्षेत्र याद रखिएगा, बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत था, पंजाब इत्यादि, वहां तक ये फैला हुआ था। 1830 से लेकर ये शुरू होता है और चलता है 1861 तक। रायबरेली के सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक मुस्लिम पुनरुद्धार आंदोलन की भी शुरुआत की जाती है, तो वो भी आकर इससे जुड़ जाता है। उसके बाद कूका आंदोलन, याद रखिएगा कूकी आंदोलन दूसरा है। पीछे जो आपने देखा जो मणिपुर क्षेत्र में सक्रिय था वो कूकी आंदोलन था, वहां की कूकी जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। और ये वाला जो है ये कूका आंदोलन है। ठीक, तो 1840 से लेकर 1872 पंजाब में भगत जवाहर मल के द्वारा ये धार्मिक आंदोलन की हैसियत से शुरू किया जाता है। बाद में ये राजनीतिक रंग पकड़ लेता है और प्रमुख नेता राम सिंह जो थे, मतलब इसमें लीडर कई सारे थे, तो उसमें से एक थे राम सिंह, और इन्हें निर्वासित कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। तो यहां तक आपने देखा। इसके बाद अब किसान आंदोलन को देखिएगा, तो यहाँ पे नारकेल बेरिया विप्लव, ये आप देख रहे हैं, ये परगना बंगाल था, मतलब परगना क्षेत्र था बंगाल का। टीटू मीर के द्वारा जो हिंदू भूमिपति थे उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम काश्तकारों को प्रेरित करने वाला ये आंदोलन था। पागलपंथी आप देखते ही हैं, मेमन सिंह जिला है ये बंगाल का, वहां पे शुरू होता है 1825 से लेकर 35 तक। समय याद रखिएगा। देखिए नारकेल बेलिया जो है ये जो यहाँ पे परगना क्षेत्र है बंगाल का, वहां पे सक्रिय होता है 1831 से लेकर यहाँ पे 1834 होना चाहिए, 24 दे रखा है। ठीक, उसके बाद फराजी, यहाँ पे आप देखिए पागलपंथी को एक क्रम से देखते चलिए। तो देखिए पागलपंथी जो है ये 1825 से लेकर 35 तक चलता है। मेमन सिंह जिला है बंगाल का। करम शाह और उनके जो पुत्र थे टीपू, वो यहाँ पे जमींदारों के खिलाफ बगावत करते हैं। फरायजी विद्रोह को देखिएगा 1838 से लेकर 57। पूर्वी बंगाल में फरीदपुर, शरीयतुल्ला दूदू मियाँ का जो पुत्र था वो धार्मिक पंथ फरायजी का संस्थापक बनता है और इस आंदोलन को गति देता है। इसके बाद आप मोपला विद्रोह को देखेंगे तो 1836 से लेकर ये 1854 तक चलता है। केरल का जो मालाबार वाला क्षेत्र था वहाँ पे ये सक्रिय रहता है और इसमें जो डिमांड थी इन लोगों की, राजस्व की जो वृद्धि हुई थी उसको वापस लेने की मांग थी और प्लस जोत के आकार में कमी करने जैसे जो मुद्दे थे उसको लेकर ये बगावत कर रहे थे। ये आपने देखा। अभी इसके बाद कृषक आंदोलन के नीचे आदिवासियों को देखेंगे आप, ये सब 1857 से पहले वाले हैं।
तो आदिवासियों का जो विद्रोह था, इसमें पहाड़िया विद्रोह को देख लीजिए, 1778 से शुरू होता है और आगे तक चलता है। राजमहल की पहाड़ियाँ इसका केंद्र था। चुआर विद्रोह को आप देखेंगे तो 1766 से लेकर 1772 और उसके बाद फिर से सक्रिय होता है 1795 से लेकर 1816, 2 बार ये सक्रिय होता है। और बंगाल का मिदनापुर जिला इसका केंद्र था। शामगंज, इसके अलावा दुर्जन सिंह और माधव सिंह, ये सब इसके लीडर थे। कोल विद्रोह 1831 का है। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, ये सब जो क्षेत्र थे, पहले ये पूरा इलाका बिहार में था और बाद में ये झारखंड बन जाता है। तो ये वाला जो इलाका था, इसमें ये सक्रिय होता है कोल विद्रोह। डेट याद रखनी है आपको, 1831। और बुद्धू भगत यहाँ पे एक मेन लीडर के तौर पे देखे जाते थे। इसके बाद हो और मुंडा विद्रोह को आप देखेंगे तो बिरसा मुंडा को इसका नेतृत्व प्राप्त होता है और बिरसा मुंडा जो है ये बहुत सक्रिय और ज्वलंत नेता रहते हैं। तो यहाँ जो डेट है उसे देखिएगा, ये 1820 से लेकर 22, उसके बाद 1831 से लेकर 37 और एक बार फिर से 1899 का जो समय है वहाँ से लेकर सन 1900। तो ये 3-4 बार एक्टिवेट होते हैं। इसके नीचे आप संथाल विद्रोह को देखिए तो संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 के बीच में चलता है। बाकी जितने विद्रोहों को हमने देखा उनकी अवधि थोड़ी सी लंबी है, लेकिन संथाल विद्रोह जो है वो छोटा है। छोटा होने के बावजूद ये एकदम से प्रबल और प्रचंड विद्रोह था। और राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि तत्कालीन बिहार और वर्तमान में झारखंड में चली गई हैं, वहाँ पे ये सक्रिय हुआ जनजातियों के द्वारा, संथाल जाति के लोग। और सिद्धू और कानू, जिन्हें कि सीधो और कानू कहा जाता है, ये यहाँ पे प्रमुख नेता थे। खोंड विद्रोह को अगर आप देखेंगे, संथालों की कहानी आपने पीछे सुनी ही है। खोंड विद्रोह को देखिए तो 1837 से लेकर 1856 तक ये सक्रिय रहता है। मतलब ये डलहौजी का जमाना है, ये आप देख रहे हैं ऊपर वाला संथाल वाला। और खोंड विद्रोह को अगर देखें तो 1837 से लेकर ये 1856 तक काफी लंबा खिंचता है। ओडिशा से आंध्र प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र था वहां तक चक्र बिश्नोई के द्वारा इस जो विरोध था इसको नेतृत्व दिया गया। इसके बाद कोया विद्रोह को देख लीजिए, इसकी बहुत सारी डेट है, जैसे 1803, 1840 से लेकर 1862, फिर 79 से लेकर 80, ये 1800 वाला जो समय है उसमें चल रहा है। आंध्र का जो पूर्वी गोदावरी जिला है वहाँ पे टोम्मा सोरा और जो अनंतयार नाम के राजा थे वो लीड कर रहे थे इसको, और ये बगावत वहाँ पर हो रही थी। इसके बाद आप भील विद्रोह जो है उसको देखिएगा, ये रहा 1817 से लेकर 1819 और उसके बाद फिर 1913 में एक बार फिर से उठकर खड़ा होता है, कई साल बाद, लंबे समय के बाद। तो खानदेश, धार, मालवा और पश्चिमी घाट वाला जो तटवर्ती क्षेत्र है और दक्षिणी राजस्थान, ये छिटपुट तरीके से भिन्न भिन्न हिस्सों में फैला रहता है। कोली प्रतिरोध को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो डेट है वो 1829 से लेकर मतलब आगे तक चलता है। उसके बाद 1839 है, उसके बाद 1844-48 है, यहाँ पे आपने देखा। और पश्चिमी घाट का जो खासी विद्रोह है 1829 से लेकर 33, गारो और जयंतिया के मध्य में जो पहाड़ी क्षेत्र था सिलहट, वहाँ पे तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी, गारो और खम्पति और सिंहफोस, इनको संगठित करके एक विद्रोह खड़ा किया जाता है, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सिंहफोस विद्रोह को आप देखिए तो इसकी जो डेट है वो दे रखी है और क्षेत्र कौन सा है, ये असम बर्मा जो बॉर्डर है, सीमा है, बर्मा मतलब म्यांमार, तो असम और म्यांमार बॉर्डर वहाँ पे स्थित, मतलब वहाँ पे एक क्षेत्र था, वहाँ ये सक्रिय होता है। और निरंगा फिदू नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसे लीड किया था 1849 में, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं 1849, यानी ये डलहौजी का समय था। तो डलहौजी के समय जो जनजातीय विद्रोह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि डलहौजी की जो नीतियाँ थी वो काफ़ी दमनकारी थी। इसके बाद सैन्य या सिपाही विद्रोह को देख लीजिए तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, कान में बालियाँ पहनने वाला मामला और धार्मिक चिन्ह धारण करने वाला। उसके बाद 47वीं जो नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह था 1824 का है। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह, ये 1825 का है, असम क्षेत्र। शोलापुर महाराष्ट्र का 1838 का विद्रोह। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह है ये 1844 का है। 22वीं जो इन्फेंट्री थी उसका अगर आप देखें तो 1849 का है। 66वीं का 1850 का है और 37वीं का 1852 का है। मतलब इसमें से अधिकतर जो है वो डलहौजी के समय में हुए हैं और ये सैनिक विद्रोह थे। तो सेना में जो भारतीयों की टुकड़ी को भर्ती किया जाता था उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में असंतोष था, क्योंकि अंग्रेज उन्हें हर प्रकार से सताते थे, उत्पीड़न करते थे। एक तो जो अंग्रेज सैनिक होते थे या अधिकारी होते थे उनकी तुलना में इन्हें हर प्रकार की चीज़ें दोहरे दर्जे की, मतलब एकदम दूसरे दर्जे की मिलती थी। मतलब वेतन भी कम मिलता था, सुविधाएं कम मिलती थी और इनसे ज़्यादा काम लिया जाता था। सम्मान मिलता ही नहीं था, यहाँ पे मान सम्मान कुछ भी नहीं था। मरने के लिए इन्हें आगे कर दिया जाता था। तो ये सब विद्रोह के कारण थे और अंत में हद तब हो जाती है जब इनसे गाय और सुअर की चर्बियाँ दांत से खींचकर खुलवाई जाती और उसके बाद ये सैनिक भड़क उठते हैं और वहीं से जो 1857 की क्रांति है उसकी आग सामने आ जाती है। अब इसमें कुछ प्रमुख विचार हैं जो कि यहाँ पर देखने आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये प्रीलिम्स के पर्पज से उपयोगी नहीं है, हाँ मेंस में अगर आप स्टेटमेंट यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए वर्ष 1857 की अगर बात की तो इसके बारे में कुछ कथन किया गया है इसमें, और ये कथन किसका है, ये जेड रॉबर्ट्स का है। इनका ये कहना था कि वर्ष 57 का यानी 1857 का विद्रोह जो था ये सिपाही विद्रोह था, मतलब केवल सिपाहियों के द्वारा किया गया था। और ये कितना सफ़ेद झूठ है ये आप समझ सकते हैं। ये सिपाहियों के द्वारा किया हुआ विद्रोह भले ही रहा हो, मतलब शुरुआत वहाँ से हुई हो, लेकिन ये फैल जाता है जब रजवाड़ों तक ये नागरिक विद्रोह हो जाता है। मतलब ये पूरा एक बड़ा विद्रोह या बड़े संग्राम का रूप ले लेता है। तो आप इसको सिपाही विद्रोह सिर्फ कैसे कह सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर सर जॉन लॉरेंस का कहा गया कि 1857 की जो घटना थी वो सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न एक सैनिक उत्पाद थी। यहाँ पे ये सैनिक उत्पाद की जो संज्ञा है वो उसे देते हैं। वही बात है कि लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हो गए, मतलब अंग्रेज जो है इसे कायदे से दबा नहीं सके और अंग्रेजों की एकदम यहाँ पे बोलती बंद हो गई थी। भले ही बाद में दमन कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ सत्ता परेशान हो गई थी, तो ये तो कहेंगे ही कि विद्रोह में कुछ रखा नहीं था, हमने तो उसे ऐसे चुटकियों में दबा दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि दबाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद 1857 का जो विद्रोह था, इसे या तो सिपाही विद्रोह या जो अनधिकृत राजा हैं, जमींदार हैं, उनका अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है। ये भी एक विदेशी ही है, एडवर्ड टॉमसन और डी गैरेट। इस प्रकार के जो विदेशी साहित्यकार या विचारक थे, उनका कथन इसलिए इस प्रकार का आता था क्योंकि वो भारतीयों की मानसिकता में कूट कूट कर ढाल देना चाहते थे या डाल देना चाहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारी सभ्यता और तुम्हारी संस्कृति निकम्मी है, तुम प्रयास करोगे भी तो भी असफल हो जाओगे, तुम्हारे जो उद्धारक हैं या भगवान हैं या सर्वे सर्वा हैं वो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, और इसीलिए उनके अधीन रहकर काम करो तो भले में रहोगे। ये डालने का प्रयास करते थे दिमाग में। उसके बाद देखिए 1857 का जो विद्रोह है वो संघर्ष नहीं बल्कि एक धर्म युद्ध था, ऐसा यहाँ पे विलियम हावर्ड रसेल का कहना था। इसके बाद 1857 का जो विद्रोह था, यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो ये बात तो सही है कि राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पर नहीं थी, क्षेत्रीयता की भावना थी, मतलब अपने राज्य विशेष या अपनी रियासत तक ही सीमित रहना, ये रजवाड़ों की सबसे बड़ी कमी थी। नहीं तो अगर ये एकजुट होकर जितनी भी स्थानों पर विद्रोह की आंधियां भड़की थी, अगर उन्हें एकजुट कर दिया जाता तो वहीं पर सफाया हो जाता, मतलब ब्रिटिश वहीं से विदा हो जाते और वहीं से हम आज़ाद हो गए होते कब के। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या थी, झांसी की रानी अपनी झांसी लेकर बैठी हुई थी, जो तात्या टोपे थे वो अपना अलग लेकर उनका साम्राज्य था। उसके बाद नाना साहब को अगर आप देखेंगे तो वो कानपुर वाला क्षेत्र पकड़े हुए थे। इसी प्रकार से बेगम हजरत महल को सिर्फ अपने राज्य की चिंता थी। बहादुर शाह जफर को इस बात की चिंता थी कि मेरी जो मुगल शाही है वो जिंदा रहे, मतलब मुगल बादशाह का जो मेरा रुतबा है और मेरा पद है वो बना रहे, और इसके लिए आवश्यक है कि अंग्रेज विदा हो जाएं। इसी प्रकार से बाबू कुंवर सिंह जो थे, उनका अगर देखा जाए तो वो पूरा बिहार वाले क्षेत्र में ही सक्रिय थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाहर का ही कुछ सोचते ही नहीं थे, तो ये समस्या थी। लेकिन सैनिक विद्रोह से बढ़कर ये कुछ नहीं था, ये कहना मूर्खता है। मतलब ये सैनिक विद्रोह से बढ़कर बहुत कुछ था, एक बड़ा विद्रोह था जिसे कि पहला स्वाधीनता संग्राम कहा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं था बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है और ये सही बात है, ये सही कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं। 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। और ये जस्टिस मैकाकी का जो कथन है ये भी सत्य है। यहाँ पे मजूमदार जो है ये खुद अंग्रेजों के तलवे चाटते हुए दिखाई देते हैं, इनके बारे में आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह था ये स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। इसको राष्ट्रीय संघर्ष या राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा देने वाले महान सेनानी विनायक दामोदर सावरकर थे, ये खुद शेर थे। और उसके बाद देखिए 1857 का जो विद्रोह था ये मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। अब ये फूट वाली जो नीतियां हैं इस पर काम करने वाले जेम्स आउट्रम है, मतलब ये मुसलमानों का षड्यंत्र था और उसका खामियाजा सरकार ने भुगता। तो ये सारा जो लांछन है और आरोप है वो मुस्लिमों के ऊपर मढ़ रहे हैं, ये अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है, ठीक, ये चालाकी है। उसके बाद देखिए 1857 की जो क्रांति है ये भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी और ये डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी का कथन था, ठीक। इसके बाद बिपिन चंद्रा का जो कथन है उसको आप देखेंगे तो 1857 का जो विद्रोह था ये विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये बिपिन चंद्रा का कथन है। और 1857 का जो विद्रोह था ये सचेत संयोग से उपजा हुआ राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बेंजामिन डिज़रायली का कथन है, ये लोग सही बोल रहे हैं। इसके बाद 1857 का जो आरंभिक स्वरूप था वो सैनिक विद्रोह का था। यही बात पिछले कई मिनटों से मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो था ये शुरुआत में सैनिक विद्रोह था, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बाद में ये सैनिक नहीं रह जाता है, मतलब इसका क्षेत्र सिर्फ सेना तक नहीं रह जाता है, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखिए कहा गया कि ये आरंभिक रूप से सैनिक था लेकिन बाद में ये राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेता है। और राजनीतिक रूप ग्रहण करने का मतलब क्या है कि ये पूरे राजतंत्र को आधार बना लेता है, मतलब यहाँ पे जो रजवाड़े हैं वो इससे जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये व्यापक हो जाता है। तो इसको सिर्फ सैनिक विद्रोह कहने वाले जो लोग हैं वो दिमाग से पैदल है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अब श्वेत विद्रोह को देखना है। अब ये श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी किस प्रकार की थी और इसका क्या कारण हो सकता है। तो शक्ति के हस्तांतरण के संदर्भ में, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, शक्ति के हस्तांतरण के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के अधीन नियोजित जो यूरोपियन सैनिक थे उनके वर्ग ने विद्रोह कर दिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ आप देखते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट दबा दिया जाता है तो उसके बाद अंग्रेज सरकार एकदम से चौकन्नी हो जाती है। उसे अब तक लग रहा था कि भारतीय कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये किसी काम के नहीं है, इन्हें जैसे हम हाँक देंगे वैसे ही हाँक जाएंगे, थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे लेकिन फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन इतने बड़े विद्रोह की उम्मीद अंग्रेजों को नहीं थी, ये सही बात है।
और जब ये हो जाता है तो उसके बाद ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट मतलब सक्रिय हो जाते हैं और इनका पूरा प्रयास रहता है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और इसके लिए फिर 1858 में एक नया अधिनियम पारित होता है जिसे कि आप भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858 कहते हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा आप जानते ही जगजाहिर बात है कि क्राउन के अधीन पूरा शासन चला जाता है और कंपनी के जितने भी राइट्स हैं उनको एक एक करके छीन लिया जाता है। मतलब कंपनी किसी काम की नहीं रह जाती है, जितने भी अधिकार हैं वो सब ब्रिटेन की महारानी के हाथों में है। और यहाँ पर जो वायसराय नियुक्त होगा, जो कि पहला वायसराय कैनिंग बनता है, वो महारानी यानी ब्रिटिश संसद जो थी उसका प्रतिनिधि होगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें आप देखते हैं और इसी का परिणाम होता है कि यहाँ पे व्हाइट म्यूटिनी जो है वो एकाएक फैल जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 1861 से पहले भारत में 2 पृथक सैन्य बल थे जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन संचालित किए जाते थे। तो जो यूरोपीय सैनिक थे वो यहाँ पर उठकर खड़े होते हैं और विद्रोह कर देते हैं। मतलब ये संतुष्ट नहीं रहते हैं इस अधिनियम से। इसके बाद आप नीचे देख लीजिए क्यों विद्रोह होता है, उसका और रीजन यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। एक क्वीन आर्मी थी यानी रानी की सेना थी और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य बल था। ये आप देख रहे हैं। तो अब जब 2 तरह के यहाँ पे पलड़े हैं, मतलब एक ही क्षेत्र एक ही देश से 2 अलग अलग जो वर्ग की सेनाएं हैं उनका गठन हो गया। एक राजशाही सेना है, मतलब शाही सेना कही जा सकती है, और दूसरी जो है वो कंपनी की आर्मी है। तो कंपनी के अधीन जो सैनिक थे उनके भत्ते एक ऐसा अतिरिक्त भुगतान जिसे कि भारत से बाहर होने वाले अभियानों के जाने के लिए किया जाता था, उसका भुगतान किया जाता था। लेकिन क्वीन आर्मी के अंतर्गत सैनिकों को यह नहीं दिया जाता था। और शक्ति हस्तांतरण के बाद यह भत्ता बंद कर दिया गया। मतलब जो पहले दिया जाता था यहाँ पे भत्ता, वो सब यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद क्या होता है, शक्ति हस्तांतरण को लेकर कानून की जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा वैधानिक व्याख्या थी उसने भी प्रभावित यूरोपीय सैनिकों को भड़काया। मतलब जो भत्ता बंद होने से पहले से ही चिढ़े हुए थे उनको यहाँ पे कैनिंग की जो घोषणा होती है, मतलब वैधानिक व्याख्या जो कि यहाँ पे शक्ति के हस्तांतरण से संबंधित थी, वो व्याख्या इन्हें भड़का देती है। मतलब ये गुस्से में आ जाते हैं कि अभी इतना कम था क्या कि और थोप दिए। उसके बाद देखिए व्हाइट म्यूटिनी को भारत में पहले दबाया गया और उसके बाद ब्रिटिश स्थिति के लिए एक शक्तिशाली खतरे के रूप में देखा गया। मतलब इनके अपने ही लोग बगावत कर रहे हैं जबकि ये भारतीयों से अभी उलझ चुके हैं। तो ये खतरे की घंटी ही है, मतलब अपने अंदर ही विद्रोह की आंधी भड़क रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत में भी अभी जो उत्तेजित लोगों के बीच का नवीन विद्रोह है वो प्रेरित हो सकता था। और यूरोपीय सेनाओं की मांग में बोनस को सूचीबद्ध करना और उन्हें दायित्व मुक्त करना भी शामिल था। अंततः सैनिकों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें घर वापस जाने का जो विकल्प है उसको चुना। कहने का मतलब ये है कि ये जो व्हाइट म्यूटिनी है ये सरकार को और ज़्यादा परेशान कर देती है। जो बाहरी थे, बाहरी मतलब उनकी भाषा में जो भारतीय लोग थे वो बाहरी थे, तो ये लोग विद्रोह किए और इस विद्रोह को तो दबा दिया गया। लेकिन तब क्या हो जब आपके घर में ही लोग झगड़ा करना शुरू कर दें, और वही हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये कतई नहीं चाहती थी कि ये लोग लड़े, क्योंकि लड़ने का परिणाम ये होता है कि बाहर की जो शक्तियाँ जिन्हें कि अभी अभी दबाया गया है, मतलब 1857 के जितने भी सेनानी हैं वो फिर से सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि वो विद्रोह अभी अभी दबाया गया था। तो फिर से भड़क उठता है और एक बार फिर से भड़क गया तो फिर हमारे पैर यहाँ से उखड़ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, चुपचाप इनकी मांगों को मान लेती है। इसके बाद अब यहाँ सारांश दिया हुआ है, सारांश को देख लेते हैं। तो जो विद्रोह होते थे, जितने भी विद्रोह आपने पीछे देखे हैं, ये उपनिवेशवादी नीतियों के शोषण के परिणाम थे। मतलब उपनिवेशवादी जो नीतियां थी उसमें शोषण तो पहली शर्त थी, शोषण के बिना इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, और उसी का नतीजा था कि यहाँ जितने भी विद्रोह हैं वो भड़कते। तो अलग अलग करके कारण दिए हुए हैं, मतलब आर्थिक कारण दिया है, इसके अलावा राजनीतिक दिया हुआ है, प्रशासनिक है, सामाजिक धार्मिक है और सैनिक कारण है। और तत्कालिक भी कोई चीज़ होती है, मतलब तत्काल में उकसाने के लिए कुछ चाहिए। जैसे आप पहले से ही किसी से नाराज बैठे हो और एकाएक वो आकर पूछे कि कैसे हो, उसके बाद आप एकदम से भड़क जाएंगे। और ये भड़काने वाली जो तात्कालिक वजह है वो यहाँ भी होती। ठीक, तो इसमें देखिए आप आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में ये कहा गया है कि नई राजस्व व्यवस्था के तहत, जो नई यहाँ पे टैक्सेशन प्रणाली थी उसके तहत भारी कर रोपण किया गया, यानी खूब जो टैक्स है वो थोप दिया गया और बेदखली वाला काम किया गया। भारतीय उत्पादों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण जो बर्ताव है वो किया गया। प्रशुल्क नीतियां जो थी, मतलब मूल्य निर्धारण की जो नीतियां होती हैं, उसमें काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव देखा गया। जो विदेशी माल होता था उसका दाम अच्छा होता था, भारतीय माल अच्छा होने के बावजूद उसकी कद्र नहीं होती थी। हस्तशिल्प उद्योग जो था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ से चूसने का ही प्रयास किया गया। और इससे कृषक, जमींदार और शिल्पकारों को भी दरिद्रता प्राप्त हुई, मतलब वो भी एकदम से गरीब और कंगाल हो गए। तो ये सब कारण था। और जब गरीबी आई और सरकार का ऊपर से दबाव बढ़ता गया तो इससे इनके मन में बगावत पनपती है। राजनीतिक कारण क्या था, तो राजनीतिक कारण में आप देख रहे हैं कि डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीतियां थी वो यहाँ पे भड़काने का काम करती हैं। और ब्रिटिश शासन का जो विदेशीपन था, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार था और मुगल सम्राट के साथ जो निंदनीय बर्ताव था, ये सब यहाँ भड़काने की वजह बनता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि डलहौजी की नीतियाँ थी वही अंततः 1857 की जो क्रांति थी उसको उकसाने का कारण बनती है। तो डलहौजी राज्य हड़पने वाली नीतियों का पालन कर रहा था। उसके अलावा जो रजवाड़े थे उसके साथ उसका बर्ताव भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उसके साथ साथ जो मुगल सम्राट थे वो भी भारत को अपनी बपौती समझे हुए थे, मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि वो भारत के ही हैं।
तो ऐसा समझ के वो यहाँ पे जड़ जमाने का प्रयास पहले से ही कर चुके थे और अब चाह रहे थे कि जो सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है वो उनके हाथ में बनी रहे, ऐसा वो सोच रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते थे कि अंग्रेज उनके साथ सम्मान से पेश आएं, और अंग्रेज किसी भी रजवाड़े के साथ या किसी भी प्रिंसली स्टेट के साथ अच्छे ढंग से पेश नहीं आ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये सब मिलकर यहाँ पे भड़क जाते। अब इसके बाद प्रशासनिक कारण को देखिए, तो प्रशासनिक कारण में जो अंग्रेजों की शासन पद्धति थी उससे भारतीयों का असंतुष्ट होना ये सबसे बड़ी वजह थी। मतलब भारतीय लोग जो थे इनके शासन प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, इन्हें परंपरागत जो भारतीय शासन पद्धति थी वो चाहिए थी, और उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की ही नियुक्ति होती थी, और अंग्रेजी को यहाँ पे सरकारी भाषा चुन लिया गया था। तो यहाँ पे सारे कामकाज जो सरकारी लेन देन होते थे वो अंग्रेजी में होते थे। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण, तो सामाजिक और धार्मिक कारण में एक तो नस्लीय भेदभाव जो अंग्रेज किया करते थे, गोरे काले का भेद। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को ये प्रोत्साहन देते थे कि भाई धर्मांतरण कराओ, धर्म उपदेश दो, ताकि लोग ईसाई धर्म की ओर रुझान बढ़ाएं। और विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम और नए नियमों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए इसमें सारी चीज़ें बुरी नहीं है, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा का अंत, नर बलि पर रोक, इस प्रकार की चीज़ें, और विवाह की आयु निर्धारित करना आदि आदि, तरह तरह की महिलाओं की दशा सुधारना, शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये सब बहुत सुधार वाले काम थे। इसके अलावा जो वन्य क्षेत्र थे वहाँ पे वन कानून को लागू करना, ताकि जो अवैध कटाई हो रही है और झूम कृषि का इतना बढ़ावा मिल रहा है जिससे कि निर्वनीकरण हो रहा है उसको रोका जा सके। तो इस प्रकार के बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये यहाँ के धर्म के ठेकेदारों को अच्छे नहीं लगते। ये जो प्रयास है ये यहाँ के जो एकदम रूढ़िवादी और पता नहीं कौन से गड़े हुए खजाने में से निकले हुए लोग हैं उनको अच्छे नहीं लगते। वो यहाँ पे समाज को उकसाते हैं और समाज में विद्रोह भड़कता है। तो ये तो नाजायज कारण है भाई, इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। तो सैनिक कारण को आप देखिए, सैनिकों के भत्ते और वेतन में जो आर्थिक असमानता और भेदभाव था वो देखा जाता है। मतलब जो गोरे लोग थे उनका वेतन अच्छा था, काम कम लिया जाता था, उनसे मरने मारने वाली जो नौबत थी उसमें भारतीयों को झोंक देते थे, तो भेदभाव बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तरह से उत्पीड़न होता था। मतलब धार्मिक जो चिन्ह वगैरह धारण करने की बात है, कोई दाढ़ी रखना चाहता है, कोई पगड़ी पहनना चाहता है, कोई कान में बाली पहनना चाहता है, कोई धार्मिक चिन्ह या तिलक लगाना चाहता है, कोई नमाज अदा करना चाहता है, तो इन सब पे जितनी भी चीज़ें थी इन पर रोक लगती थी। मतलब इन्हें पाबंदी लगाने का प्रयास किया जाता था और ये विद्रोह का कारण था। इसके बाद तात्कालिक कारण में आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। गाय और सुअर की जो चर्बियाँ हैं उनको कारतूस के पिछले हिस्सों पर लगाया गया था, और जब राइफल में इस कारतूस को डाला जाता था यानी गोली को डाला जाता था तो उससे पहले उसको दांत से खींचकर खोलना होता था। आज के ज़माने की तरह से मशीन गन नहीं थी कि बटन दबा दिया और वो हजारों गोलियां दाग देगी। पहले के समय में एक एक कारतूस उसमें लगाया जाता था और तब जाकर गोली चलती थी। तो सैनिकों के बीच में ये बात फैलती है कि अंग्रेज सरकार इस प्रकार का काम कर रही है, और जब वो अपने अधिकारियों से इस बारे में कहते हैं कि भाई हम दांत से खींचकर इस चीज़ को नहीं खोलेंगे, क्योंकि गाय जो है वो धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदुओं के लिए माता समान है, पवित्र है, और सुअर जो है इसे मुस्लिम यानी इस्लाम में घृणित माना जाता है, नाम लेना भी वर्जित है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की जो चर्बी और चमड़ी है उसको अगर आप मुंह से खींचने के लिए कहेंगे तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सरकार यानी जो अधिकारी होते हैं उनके वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हें बहका रहे हैं, सब झूठी बात है, जाओ अपना काम करो। और सही बात ये नहीं रहती है, सही बात ये रहती है कि कारतूस में वो लगा रहता है और सैनिक इस चीज़ को समझ जाते हैं और अंत में ऐसा करने से मना कर देते हैं। जब ऑर्डर तगड़ा मिलता है तो मार देते हैं, मतलब अपने अधिकारियों को ही शूट कर देते हैं। अब इसी से जो विद्रोह है वो भड़क जाता है, समय से पहले भड़क जाता है, ये भी एक समस्या थी। अब यहाँ पर देखिए जो 1857 का विद्रोह हम लोग इतनी देर से देख रहे हैं उसमें केंद्र और नेताओं के नाम दिए, और ये महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार प्रश्न बना है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। अधिकतर को आप जानते हैं, कुछ को जो नहीं जानते हैं उन्हें देख लीजिएगा। देखिए दिल्ली से जनरल बख्त खां, यहाँ आप देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर, तो देखिए बहादुर शाह जफर यानी जो अंतिम मुगल बादशाह थे, एक तो पहली चीज़ ये है कि राजशाही के सारे गुण इनके अंदर नहीं थे। ये बहुत ही उत्तम कोटि के शायर थे, मतलब शायरी करने का जो शौक था इनका बहुत अव्वल दर्जे का था, बहुत अच्छे ये साहित्यकार कहे जा सकते हैं, लेकिन अच्छे राजा नहीं थे। दूसरी चीज़ ये थी कि इनकी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इनके अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई थी या इतनी इच्छा शक्ति नहीं रह गई थी कि ये विद्रोह की कमान को एकदम से प्रत्यक्ष तौर पे संभाल सके, मतलब एकदम से आके अपने हाथ में ले ले। तो यहाँ पे इनके जनरल थे बख्त खां, वो पूरे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब यहाँ पे नाम किसका था? बहादुर शाह जफर का था, लेकिन काम करने का जो उत्तरदायित्व था वो बख्त खां के ऊपर था। उसके बाद कानपुर से नाना साहब थे, गोद लिए हुए पुत्र पेशवा के। उसके बाद लखनऊ से आप देखें तो बेगम हजरत महल, लखनऊ यानी अवध का क्षेत्र। तो आपने देखा ना कि डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने राज्य में विलय किया, यानी ब्रिटिश में। तो ऐसे में जो अवध क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत था, अयोध्या आज का नहीं, जो अवध क्षेत्र है उसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, और लखनऊ उसका राजधानी क्षेत्र हुआ करता था। तो यहाँ पे विद्रोह भड़कता है और बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की विधवा पत्नी रहती हैं, तो वो यहाँ पे विद्रोह की कमान संभालती। इसके बाद आप देखेंगे बरेली से खान बहादुर को ये नेतृत्व दे रहे थे। बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे जो कि जगदीशपुर से पूरी विद्रोह की कमान संभाले हुए थे। इनकी भी अवस्था 75-80 के आसपास थी, लेकिन ये बड़े जुझारू थे, इनके अंदर नेतृत्व के गुण थे।
और उन्हीं नेतृत्व के गुणों का ये इस्तेमाल करते हैं और अंत में अंग्रेजों के नाक में दम कर देते हैं। हालांकि पराजित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी जो अदम्य इच्छा शक्ति है उसका परिचय देते हैं। इसके बाद फैजाबाद में देखिए मौलवी अहमदुल्ला है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली है, ग्वालियर से तात्या टोपे हैं, ग्वालियर का सिंधिया तो महल छोड़कर ही भाग गया। आप सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है झांसी की रानी वाली, जो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, वहां से शुरू होती है। तो उसमें ये जिक्र सुनेंगे कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, मतलब ये राजधानी छोड़ के ही भाग जाता है। तो अंग्रेजों का ये तलवा चाट रहा था और उसके बाद जब यहाँ से सिपाही इसकी मदद मांगने के लिए जाते हैं तो ये पीछे हट जाता है। कुल मिलाकर यहाँ से विद्रोह की कमान संभालने वाले तात्या टोपे थे। उसके बाद आप गोरखपुर से देखेंगे तो गजाधर सिंह थे, ये गजाधर सिंह थे, यहाँ से नेतृत्व इन्हें मिल रहा था। उसके बाद फर्रुखाबाद से देखिएगा तो फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र था, यहाँ से नवाब तवफुल हुसैन थे, इन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद सुल्तानपुर से आप देखिए शहीद हसन है, संभलपुर से सुरेंद्र साई है, हरियाणा से तुलाराम है, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, मिलते जुलते नाम है, याद रखना है आपको। सागर से शेख रमजान, गढ़मंडला या गढ़कटंगा जो था वहाँ से शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद, ये क्षेत्र। उसके बाद रायपुर को देखेंगे आप तो यहाँ से नारायण सिंह, मंदसौर से शाहजादा हुमायूं यानी फिरोज शाह का जो विद्रोह था वो देखा जाता है। अंग्रेज जनरल की अगर बात की जाए, ये तो हमने जो विद्रोही थे, बगावती थे, उनके बारे में देखा। अभी हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में इस विद्रोह को दबाया, मतलब अलग अलग स्थानों पे अंग्रेजों को अपनी टुकड़ियों को लगाना पड़ा ताकि इस बगावत को दबाया जा सके। तो किस क्षेत्र में कौन से जो लेफ्टिनेंट या जनरल या मेजर थे वो काम कर रहे थे, वो हमें देखना है। तो दिल्ली क्षेत्र में विलोबी था, जॉन निकोलसन था और लेफ्टिनेंट हडसन था, ये तीनों बगावत को दबाने का काम कर रहे थे। कानपुर में ह्यू व्हीलर था, कोलिन था और कैम्पबेल था। लखनऊ में अगर आप देखें तो हेनरी लॉरेंस था, ब्रिगेडियर इंग्लिश था और हेनरी हैवलॉक नाम था पूरा, जेम्स आउटरम जिसका बयान आपने पीछे देखा है, और सर कोलिन कैम्पबेल। इसके बाद आप झांसी से देखिए सर ह्यूरोज, और ह्यूरोज जो था ये ईमानदारी से बोलता है। मतलब आप देखेंगे कि कैम्पबेल और जो आउटरम है ये तो ऐसे बोल देते हैं कि सैनिक विद्रोह से ज़्यादा कुछ नहीं था, इसके अंदर कोई दम वम नहीं था, हमने तो ऐसे ही दबा दिया, बस चुटकी में दबा दिया। लेकिन ह्यूरोज जो है वो कहता है कि जितने मतलब यहाँ पे सेनानियों का मैंने सामना किया अपने जीवन में भारत क्षेत्र में, उसमें अकेली झांसी की रानी जो है वो अकेली मर्दानी है या मर्द के समान है जो कि डट कर लड़ती है। ये जो सोई हुई यहाँ पे महिला है यानी इनकी मृत्यु के बाद कहता है ये ऐसी वैसी योद्धा नहीं थी, बहुत बड़ी वीरांगना थी, इस बात को वो खुद स्वीकार करता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे बनारस, तो बनारस क्षेत्र से जेम्स नील का जो नेतृत्व है वो होता है और उसी के नेतृत्व में बगावत को दबाया जाता है। असफलता का कारण आप भी जानते हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, देखिए। सीमित क्षेत्र में ये सीमित जनाधार के साथ चला था, संगठन का अभाव था, एकता का अभाव था, समय से पहले भड़क जाता है, ये भी एक कमी थी। उसके अलावा भारत के जो रजवाड़े थे उसमें से कुछ वर्ग जो थे वो अंग्रेजों की तरफ थे, जैसे सिंधिया और उस तरह के बहुत से लोग थे जो कि अंग्रेजों से पंगा नहीं लेना चाहते थे, तो वो अंग्रेजों की तरफ थे। और संसाधन का भी अभाव था, मतलब विद्रोहियों का ये साथ ही न दे तो संसाधन कहाँ से आएंगे, संसाधन के लिए दौलत चाहिए और दौलत रजवाड़ों के पास थी। उसके बाद योग्य नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व यानी जो लीडरशिप होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पीछे पीछे सेना चाहे जितनी भी पावरफुल हो, अगर योद्धा जो नेता है वो कुशल नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं। यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो थे वो अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाए और यही वजह थी कि ये नेतृत्व कमजोर होता है और यहाँ से भी कमजोरी आती। एकीकृत विचारधारा नहीं थी, राजनीतिक चेतना का अभाव था, सिर्फ राजशाही और अपने क्षेत्र को बचाने की यहाँ पे जो होड़ है वो मची हुई थी। इसके बाद प्रवृत्ति को देखा जाए या प्रकृति को, तो प्रकृति जो थी उसमें अगर देखा जाए तो 1857 का जो विप्लव था वो सफल तो नहीं हो पाया, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो सफल नहीं होता है। लेकिन उसने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के बीज बोए और इस क्रांति के दूरगामी परिणाम दिखाई देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तत्काल में आप उसमें प्रयास करेंगे, लाख अपनी जी जान झोंक दीजिए, तत्काल में उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन कहा जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं होती है, तो बाद में उसके परिणाम दिखाई देते हैं। अब हो सकता है कि आप अपने जीवन काल में उस परिणाम को देख भी पाएं और ये भी हो सकता है कि न देख पाएं। अब जैसे 1857 का आप देख रहे हैं, तो ये राष्ट्रवादी चेतना का संचार तो करता है, लेकिन इसको अंजाम देने वाले जितने भी यहाँ पे वीर योद्धा थे, बहादुर क्रांतिकारी थे, वो या तो अंग्रेजों के द्वारा मार दिए गए या फिर वृद्ध होकर मर गए या निर्वासन में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वहां स्वर्गवासी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी का सूरज तो देख नहीं पाए लेकिन योगदान करते हैं। उसके बाद प्रभाव को देखिएगा तो प्रभाव यही होता है कि अंग्रेज एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और पूरा जो शासन है वो क्राउन के अधीन आ जाता है। मतलब अब सरकार को ऐसा महसूस होने लगता है कि कंपनी के शासन संभाले, अब शासन संभलेगा नहीं, उसमें अपना मतलब राजशाही या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका हस्तक्षेप आवश्यक है। और उसके लिए फिर आता है 1858 का जो अधिनियम है, मतलब भारत शासन अधिनियम, और उससे ये प्रावधान किया जाता है। और वायसराय के जो पद का सृजन है वो भी यहीं से होता है। इसके अलावा देखिए सेना का पुनर्गठन होता है। पील कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, जो पील आयोग था, उसके द्वारा सेना में सुधार किए जाते हैं। सुधार यही है कि भाई जहाँ जहाँ बगावत ज़्यादा भड़की थी और जहाँ पे सैनिकों ने बगावत की थी वहाँ पे भारतीयों की भागीदारी को कम किया जाए और अंग्रेजों की भागीदारी को बढ़ाया जाए और जातीय भेदभाव में वृद्धि होती है। जातीय भेदभाव करके अंग्रेज फूट डालना चाहते हैं। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्रम है वो है सुधार आंदोलन।
तो सुधार आंदोलन का यहाँ पे सारांश आप देखेंगे। सुधार आंदोलनों को प्रेरित करने वाले कारक कौन से थे? कारक इसमें अगर आप देखें तो नंबर डाल के भी देख सकते हैं या पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति, ये पहला कारण है। उसके बाद भारतीय समाज में व्याप्त जो विभिन्न कुरीतियां थी, ये भी एक कारण है, जैसे कि भेदभाव है, छुआछूत है, अंधविश्वास है, बहुपत्नी प्रथा है, मूर्ति पूजा है, महिलाओं का एकदम से निम्न स्तर है, उच्च जातियों का एकाधिकार है। इसके अलावा शोषण वाली जो उनकी प्रवृत्तियां हैं वो नाक में दम किए हुए थे। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से जो समाज सुधार आंदोलन है उनकी आवश्यकता पड़ती। शिक्षा का प्रसार होता है, विश्व ज्ञान संबंधी जागरूकता आती है, ये प्रभाव इसका दिखाई देता है। पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति का प्रभाव तथा विश्व के विभिन्न स्थानों में तत्कालीन महाशक्तियों की पराजय, ये सब चीजें हैं। और 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो विकसित होती है। इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद सामाजिक आधार इसका क्या था वो देख लीजिए। तो मध्य वर्ग और पाश्चात्य शिक्षा, ये आप देख रहे हैं, मध्य वर्ग और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों के एक नए वर्ग का उदय होता है। मतलब ये मिडिल क्लास लोग थे, ऊंचे वाले, बहुत ऊंचे वाले नहीं थे। और ये पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, लेकिन पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जैसा कि अंग्रेज सोच रहे थे कि अंग्रेज परस्त हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। पढ़ने के बाद इनके अंदर और ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है और इस बात को ये समझ जाते हैं कि अंग्रेज हमें गुलाम बनाए हुए हैं और जिस तरह का बर्ताव ये हमारे साथ कर रहे हैं वो पशुओं के साथ किया जाता है, पशुओं के साथ भी नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ऐसे में ये विद्रोह भड़काने का काम करने लगे। मतलब पढ़ लिख कर दूसरों को भी ये समझाने की कोशिश करने लगे कि गुलामी का मतलब क्या होता है, ये गुलामी असल में किस चिड़िया का नाम है, और अगर गुलामी नहीं रहेगी तब की स्थिति क्या है, तब आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी का जो सवेरा है वो कितना अच्छा होता है, ये बात लोगों को बताने वाले यही लोग थे। इसके बाद बौद्धिक आधार को देखिए। पहले के लोग गुलामी का मतलब ही नहीं जानते थे। 1857 का जब रिवॉल्ट होता है तो उस समय जो आम जनता थी, जो आम किसान खेतीहर लोग थे या आम जनजीवन था, वो लोग ये जानते ही नहीं थे कि हम लोग गुलाम हैं। वो तो जानते थे कि अंग्रेज हमारे राजा हैं और वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सब चीज़ें वो सोचते थे और इसीलिए उनके हर हुक्म को एकदम हाथ जोड़कर मानते थे। फिलहाल यहाँ पे बौद्धिक आधार को देखिएगा तो बौद्धिक आधार की अगर बात की जाए तो तर्कवाद की अवधारणा का विकास होता है, विश्वव्यापी धार्मिक विचारधारा डेवलप होती है, ये भी एक चीज़ है, और मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वो भी डेवलप होती है। तो ये सब आधार और जो विचार हैं उन्हें आपने देखा। और असल में हम देख क्या रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ सारांश, और सारांश है किस चीज़ का? सुधारवादी आंदोलनों का। अब ये जो सुधार आंदोलन है इन पर चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में भी जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।